बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भारत 24 के इस कॉन्क्लेव में आत्मनिर्भर भारत के इस मंच पर। इस मंच के जरिए हम कई मुद्दों को उठा रहे हैं, लगातार पॉलिटिकली हो या फिर वो तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो विमल जी, आप ग्रुप चेयरमैन है वीजी क्राफ्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। वीजी क्राफ्ट क्या है और ये नेचुरल फार्मिंग क्या है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो देश की नींव है वो जय जवान जय किसान, जिसको हम लोग और वही एक देश की सबसे बड़ी नींव है। किसान जिसमें सबसे पहले आते हैं, अभी जैसे कि शुद्ध भोजन हमारा अधिकार। अभी अगर हम लोग देखें कि हम लोग जो भी एक आजीविका अपना ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस जो भी हम लोग कर रहे हैं, बाजार से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले चैलेंज ये आता है कि क्या वो प्रोडक्ट शुद्ध है। कोई भी फैक्ट्री प्रोसेस कर रही है, किसान जो उगा रहे हैं, या पेस्टिसाइड जो उसमें जा रहा है, ओवरऑल वो खाने के रूप में जो हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है कि किसी समय जब अगर हम लोग देखा जाए तो जो हमारे परदादा या जो दादा की जो एज थी वो 90 to 100 लगभग हम लोग सफर कर जा रहे थे। अगर हम शहर में बात करें, गांव में तो अभी भी एक पॉसिबल है कि 80 क्रॉस लगभग हम लोग 70 से 80 के आसपास हम लोग पहुंच जाते हैं। पर शहर की बात करें तो जो एज हम लोग की एक 90 प्लस में जा रही थी, अगर मैं अपने पिताजी की जनरेशन में बात करूं तो वो एज अब इस समय घटकर वो देखा जाए तो वो 55 to 70 मैक्सिमम इस समय पहुंच रही है, और जो हमें जनरल सामने आती है। और उसके बाद अगर मैं अपनी पीढ़ी की बात करूं तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो अभी तो सुनने में, अभी आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले 22 साल की लड़की को हार्ट अटैक हुआ डीजे पर, या कुछ भी 35 साल में इसको हार्ट अटैक हो रहा है। ये तो आम हो चुका है। नहीं, इसके मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। मतलब मैं भी देखती हूँ सोशल मीडिया पर, एक दूल्हा जो कि घोड़ी पर बैठा है, शादी होने जा रही है, हार्ट अटैक। और इसके पीछे दोनों रीजन है। अगर आप वर्कआउट कर भी रहे हैं, आप स्वस्थ हैं तो भी, और अदरवाइज आपकी अगर लाइफस्टाइल अगर सही नहीं तो इसके पीछे की ये भी वजह बनती है। देखिए, सबसे बड़ी वजह है हमारा खान पान, कि जो हम खा रहे हैं। आप ये बताइए, अगर हम लोग जैसे कि खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसकी नींव क्या है? एयर इंडेक्स। क्योंकि जो हवा में पॉल्यूशन है, अगर मैं 350-400 में अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो वहां पर एयर इंडेक्स एवरेजन देखा जाए 350 से 450 के बीच में एयर इंडेक्स चल रहा है। तो मैं फसल की कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि जो ऊपर से जो किरणें आ रही हैं तो वो फसल में फसल वही तो ऑब्जर्व करेगी जो आपको मिल रहा है। अगर पानी का टीडीएस 1500 2000 और अगर 2500 से 3000 भी टीडीएस चल रहा है, अगर वो मीठा पानी नहीं है, खारा पानी नहीं है, अगर मैं उसी से सिंचाई कर रहा हूँ तो फसल मुझे क्या मिलेगी? इसका मतलब ये जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो मैं फसल में दे रहा हूँ वही तो मेरे को उगेगा, और वही मैं बाजार में सप्लाई कर रहा हूँ। पर इसके लिए कम से कम सुधार करने की हम लोग को सरकारी तौर पर जरूरत है, क्योंकि और इसमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। क्योंकि वही प्रोडक्ट बाजार में प्रोड्यूस होकर फैक्ट्रियों के माध्यम से कहीं ना कहीं आम जनता तक पहुंच रहा है, जिसे हम लोग लोकल दुकानदार है किसी भी माध्यम से हम लोग खरीदते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे बॉडीज पर, ये पूरी क्योंकि स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और भोजन एक ऐसी चीज है, क्योंकि देखिए इसके बिना तो हम लोग जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। क्योंकि शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन ये ऐसी चीज है कि ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना के बेच रही है और हम उसके लिए चुप बैठे रहे। लेकिन ये नेचुरल फार्मिंग और ये ऑर्गेनिक, इसमें मतलब डिफरेंस क्या है? जरा प्रॉपर इसको बताएं। देखिए, ऑर्गेनिक को यहाँ पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। लोगों में मतलब इसे लेकर कंफ्यूजन है, तो जरा कंफ्यूजन को क्लियर कर दीजिए। देखिए, अभी जैसे कि अगर मैं शहर के हिसाब से बात करूं, क्योंकि ऑर्गेनिक को यहाँ अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है मार्केट में। अगर मैं शहर के हिसाब से बात करूं तो सबसे पहले मुझे इतना ही पता है कि ऑर्गेनिक सबसे बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, और मेरे पास पैसा है, थोड़ा सा महंगा जरूर है। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट एग्जाम्पल के तौर पर 300 रुपए बिक रहा है तो वो ऑर्गेनिक के तौर पर वो 450 से 500 रुपए में वो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा मॉल में। पर ये एक जो भी एक हाई सेगमेंट तक ही मौजूद है, इसको अगर मैं मीडियम क्लास की उसमें बात करूं तो वो उसको पहुंच नहीं बना सकता है। अब ये चीज है कि ऑर्गेनिक, देखिए एक ठीक है, अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं, ठीक है, मैं एक क्लाइमेट को चेंज करके कोई प्रोडक्ट जो हिमाचल प्रदेश में पैदा हो रहा है, उसको मैं अभी लखनऊ में उसको एक हैंगर और उसको एक एटमोस्फेयर क्रिएट करके, ठीक है ना, वो मैं यहाँ पर अपने तरीके से उसको उगा रहा हूँ और देन उसको मार्केट में सप्लाई कर रहा हूँ, तो और उसके जो भी नॉर्म्स है उसको पूरा करते हुए, ठीक है ना। पर एक चीज बताइए, जैसे कि अगर मैं गेहूं की बात करूं, ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसमें थोड़ा सा नेचुरल प्रोसेस में, जो बाकी हमारे जो किसान भाई और सभी लोग हैं, गेहूं सभी जगह, वैसे तो गेहूं सभी जगह होता है, ठीक है, पर अगर हम एज अ कॉर्पोरेट बात करें तो एमपी में अशोकनगर जो गेहूं के मामले में कहीं ज्यादा एक होता है कि प्रीमियम समझा जाता है अगर किसी को खरीदना कि भाई एमपी का शरबती गेहूं खरीदना है। और उसमें भी ऐसा अगर मैं परचेजर बात करूं
तो सबसे देखें भाई अशोकनगर का गेहूं बहुत बढ़िया है, पर मैं अगर उसको उसके क्लाइमेट को, अशोकनगर के क्लाइमेट को अगर मैं लखनऊ में उगाना चाहूं तो क्या पॉसिबल है? जो क्वालिटी वहां की मिट्टी देगी वो वहीं की मिट्टी दे पाएगी। सेब अगर कश्मीर का है या हिमाचल का है तो जो वहां की मिट्टी जो सेब को प्रोड्यूस कर पाएगी वो लखनऊ की या कहीं की मिट्टी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। करके मैं उसको एक कर सकता हूं, पर वो जो नेचुरल प्रोसेस होगा, नेचुरल खाद होंगी, नेचुरल पानी के ट्रीटमेंट होंगे, इस पे कहीं ना कहीं हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और काम पॉसिबल है ऐसा नहीं है। पहले मुझे भी जब हम लोग पिछले 5 साल पहले जब हम लोगों ने इसमें एंट्री की थी, लग रहा था कि भाई पानी तो हमारे हाथ में है नहीं, जो मिलेगा वही चीज हम लोग इसका भी जिक्र हम आगे करेंगे क्योंकि हमारे साथ लगातार डॉक्टर भी बनी हुई हैं। सोनिया तिवारी जी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सोनिया, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखें और कैंसर को लेकर किस तरह से सरकार की जो पहल है वो धरातल पर उतर रही है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी जिससे लड़ना एक आदमी के लिए, किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि फिजिकली हो या मेंटली वो आपको पूरी तरह से तोड़ देता है। यस, तो कैंसर के बारे में सबसे पहले तो समाज में जो मिथ है या जानकारी है वो पूरी नहीं है। अभी भी लोग कैंसर की बीमारी को एक जानलेवा बीमारी के रूप में ही जानते हैं कि कैंसर अगर हो गया है तो अब वो नहीं बचेगा। लेकिन अब आज की डेट में इतना एडवांसमेंट एक तो डायग्नोसिस में भी हुआ है, टेक्नोलॉजी में और ट्रीटमेंट में, जिससे कैंसर की बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। लेकिन बशर्ते उसमें भी है कि अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए और लोग जल्दी डॉक्टर के पास आके समय समय पे आके बताएं और समय समय पे अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। तो जहां तक है कि कैंसर का इलाज बहुत खर्चीला होता है। जैसे ही कैंसर पता चलता है फैमिली में, लोग सबसे पहले यही बात आती है कि वो बचेगा कि नहीं, और बचेगा और इलाज कराएं तो वो बहुत महंगा है, कोई फायदा नहीं होगा इलाज कराने से, आखिर में उसे मरना ही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो जाती है तो ठीक हो सकते हैं। इसके बहुत सारे सोसाइटी में एग्जाम्पल हैं। तो पैसे की जहां तक बात है कि कैसे ट्रीटमेंट कराया जाए, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो अब हॉस्पिटल्स को और धीरे धीरे लोगों को पता चल रही है। उसमें से एक तो बहुत ही अच्छी योजना जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना है, उसमें सबको जो सहायता मिलती है, उसमें कैंसर का इलाज होना काफी हद तक संभव हो गया है। उसमें बेसिक ट्रीटमेंट जो होता है कि सर्जरी की जरूरत होती है कैंसर के इलाज में, कीमोथेरेपी, रेडिएशन की जरूरत होती है, तो ये एक अर्ली स्टेज में अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो इसमें उसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। जब लेट स्टेज में डायग्नोसिस होता है तब बहुत मुश्किल आती है, तो फिर पैसा तो खर्च होता ही है और जान बचने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो जो सरकार की योजना है उसमें आयुष्मान भारत तो है ही, उसके अलावा जो पीएम फंड्स हैं, चीफ मिनिस्टर फंड हैं, वो भी हॉस्पिटल्स में आते हैं और दूसरी तरह की भी कई योजनाएं हैं। लोगों को इसके बारे में जानकारी कम है, तो जैसे ही एक तो पहुंच नहीं पाते हैं सही जगह, और जब पहुंचते हैं तो लेट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरत जागरूकता की है कि लोग अवेयर हों, एक तो कैंसर की बीमारी के बारे में भी जानें और उसमें जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है और किस तरीके से वो इलाज कराएं, ये उनके जानना बहुत जरूरी है। जो योजनाएं हैं वो बेहतर है, और ट्रीटमेंट हो सही वक्त पर, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और लोगों को जानकारी हो ग्राउंड लेवल पे कि वो सही जगह पे जाके इलाज कराएं। कैंसर का इलाज कहीं भी नहीं हो सकता, जो इसके लिए हॉस्पिटल है और जो एक्सपर्टीज है वही पर अपना ट्रीटमेंट कराएं। विमल जी, सफर का जिक्र आप कर रहे थे, जब इसकी शुरुआत आपने की, नेचुरल फार्मिंग का भी आपने जिक्र किया, एक डिफाइन आपने किया, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ऑर्गेनिक और इसे लेकर जो कंफ्यूजन है, तो सफर की शुरुआत में चुनौतियां कितनी हुई और उसे पार कैसे पाया आपने? देखिए, इसके लिए सबसे पहले अगर मैं 2019 की बात करूं तो जब हम लोग इसकी शुरुआत का एक रीजन सबसे बड़ा ये भी है कि ठीक है, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं आज की डेट में, अगर हम देखें जो 20 से 25 हजार रुपये महीना, ठीक है ना, हम बात कुछ भी करें कि हम इतने देश जिस लेवल पर भी आगे बढ़ रहा है, पर वो एक बहुत ही सेपरेट एरिया है। मैक्सिमम 140 करोड़ लोग बहुत होता है, कहना आसान है, पर जब हम प्रैक्टिकली एक ग्राउंड लेवल पर किसी भी गांव में एंट्री करते हैं, मैक्सिमम लोग
मुझे कहने में ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफी लोग परेशान हैं, जो सुबह स्ट्रगल करते हैं और शाम को उनको ये पता नहीं होती कि उनके बच्चों को वो शाम की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा एरिया है और यही एक सच है कि जब हम एक प्रॉपर तरीके से जितना डीपली हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं तो सबसे बड़ा ये चैलेंज आता है कि हम लोग कम से कम एक 2 रोटी की 2 जो पूरे दिन की रोटी है उसकी व्यवस्था तो करें। और यही चीज ऐसा नहीं है कि हम एक कॉलोनी में बैठे हैं जो हम लोग कमा रहे हैं वो सब चीजें ठीक हैं। आजकल जो एक एजुकेशन है वो कितना महंगा हो चुका है। अगर किसी के 2 बच्चे भी हैं, आप एक कल्पना कर सकते हैं कि 20,000 रुपए महीने में भी वो कितना स्ट्रगल कर रहा होगा एक मीडियम क्लास आदमी। और ये तो छोटे बच्चों का हो जाता है, जो भी नर्सरी में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हो तो उन्हें मतलब मुझे लगता है ये अमाउंट तो उन्हें पे करना पड़ रहा होगा। इसलिए मैम लोन और क्रेडिट कार्ड हम पर हावी होते जा रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोगों के स्तर को उठाना होगा, प्रैक्टिकली उठाना होगा। हम एक आंकड़ों पे बात नहीं कर सकते। जिस घर में एक मुखिया है और उसके ऊपर पूरे परिवार की एक जिम्मेदारी है, उसके अपने माँ बाप भाई बहन जो बच्चे हैं सबसे पहले, और किसान भी हो या कुछ इसमें है, सभी लोग एक तरीके से प्रैक्टिकली बहुत परेशान है। बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग जो है वो कैसे पारंपरिक खेती से अलग है। दूसरी चीज ये कि नेचुरल फार्मिंग किसानों की लागत को कैसे कम कर सकती है। देखिए इसमें लागत ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा फर्क ये आ रहा है कि हम लोग फसल को ज्यादा करने के लिए, क्योंकि अभी देखिए ठीक है कि अवेयरनेस की कमी है और थोड़ा सा इसमें सपोर्ट की भी कमी है। क्योंकि देखिए अगर हम नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है पैदावार थोड़ी सी उसके मुकाबले जो अभी जनरल फार्मिंग हो रही है उसके मुकाबले काफी कम मिलेगी अगर हम नेचुरल प्रोसेस में जाएंगे तो। पर बात ये होती है कि कम से कम उनको एक मिनिमम सपोर्ट मिलना चाहिए, तो जिससे वो नेचुरल फार्मिंग की ओर एक आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर देखिए पेस्टिसाइड, अगर कोई रसायन युक्त अगर भोजन हमारे अंदर जा रहा है तो वो भी देश की नींव को कमजोर कर रहा है। तो सबसे पहले सरकारी तौर पर या कॉर्पोरेट हाउस या जिस लेवल पर भी है संगठन जो बने हुए हैं उनको कम से कम एक मिनिमम गारंटी देनी पड़ेगी कि भाई ठीक है, देखिए किसान का वो एक, आप ये समझें कि सबसे पहले खाना जरूरी है। वो एक खेत में अपना जो भी अपने फसल बोल रहा है, अब उसकी एक लागत भी आ रही है। उसके बाद अगर उसको मिनिमम गारंटी नहीं मिल रही, अगर उसको 30-40 हजार या 1 बीघा में लग जा रहे हैं फसल करने में, पर उसको इतनी भी जीविका नहीं मिल पा रही, ठीक है अपने खाने पीने की व्यवस्था उसने अपने स्तर पर कर ली, पर उसको कम से कम मिनिमम इतना सपोर्ट तो मिलना चाहिए ना, कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेट हो, कि वो भली फसल उसकी कम आ रही है पर वो जो नेचुरल है अवेयरनेस के थ्रू वो उसे कम से कम इतना पैसा मिल जाए कि जो वो जनरल फार्मिंग से पैसा ले रहा है बल्कि उससे प्लस का एक स्तर उनके पास मौजूद होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकें, खेती भी कर सकें, आने वाले टाइम में अपने बच्चों की शादी की उनको चिंता भी नहीं हो। अगर कहीं कोई हारी बीमारी है तो उसके लिए भी सरकार उनके साथ प्रैक्टिकली तौर पे खड़ी है। ऐसा नहीं क्योंकि भूख मुझे आ जाए तो रोटी भी मुझे आज चाहिए, आंकड़ों से काम नहीं चलेगा कि भूख मुझे आ जाए रोटी मुझे 5 दिन बाद मिलेगी, तो उससे फिर फायदा क्या होगा 4 दिनों का किसान और हम लोग करेंगे क्या। कैंसर की दवाओं का अगर हम जिक्र करें तो राजस्थान में कैंसर को लेकर वैक्सीन तैयार की जा रही है जिसकी कीमत 10,000 है और मैं पढ़ रही थी कि अमेरिका ब्रिटेन में यही जो इलाज है वो 25 लाख का है। तो हम यानी कि भारत सक्सेस के कितने करीब है। जी आपसे सवाल है मेरा। कैंसर की अभी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है कि कैंसर को पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सके, क्योंकि कैंसर पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गन पे हो सकता है, सर से लेके पांव तक। हाँ, 2 वैक्सीन 3 ऐसी हैं कि जिससे प्रिवेंशन में मदद मिलती है, जिसमें पहला वैक्सीन जो है वो इंडिया में भी अब गवर्नमेंट की तरफ से भी उसके लिए बजट पास हुआ है, HPV वैक्सीन, जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन है, जो कि लड़कियों को शादी के पहले 2 या 3 डोज लगाने की सलाह दी जाती है कि वो हर लड़की को दिया जाए, जिससे आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सके। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब वो कैंसर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कैंसर का एक फैक्टर नहीं है। कैंसर के रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि मल्टीपल रिस्क फैक्टर होते हैं, ये एक फैक्टर है क्योंकि वो वायरस की वजह से होता है, HPV वायरस की वजह से, तो उसके लिए वैक्सीन है। दूसरी वैक्सीन जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है जो कि लिवर कैंसर हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए होता है, और लिवर कैंसर की क्योंकि हेपेटाइटिस बी होता है तो संभावना बढ़ जाती है उसके लिए। बाकी अभी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जो कैंसर को ठीक कर सके, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो किसी को भी कभी भी जीवन में हो सकता है, कोई भी इसके लिए इम्यून नहीं है।
बस हम ये ध्यान रख सकते हैं कि कैंसर के क्या कारण हैं और सावधानी और अपनी जो कारण है उससे कैसे बचा जाए। कैंसर का जैसे मैंने बताया एक कारण नहीं है, उसमें मेन कारण जो होते हैं कैंसर के वो उसमें है जिनसे हम बच सकते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल, बुरी आदतें जो बैड हैबिट्स हैं उनसे दूर रहें, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टोबैको, जो कि समाज में आपने देखा होगा लोग खाना नहीं खाएंगे लेकिन एक पान मसाला लेके पूरा दिन गुजार लेते हैं, 3-4 बार खा के। खाना नहीं खाएंगे लेकिन ये खा लेंगे, तो ये हानिकारक है। इसके बारे में अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं कि हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन जैसा कि बात हो रही है, जल पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है और सॉइल पॉल्यूशन, कि किस तरह का हम खाना खा रहे हैं और किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो जो हमारे यहाँ सब्जियाँ फल खाना आता है उसमें भी इतना ज़्यादा कीटनाशक चीज़ें होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। इसके अलावा कैंसर जो हमारा लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। दूसरा, यंगस्टर जो हैं उनमें भी अब कैंसर फैल रहा है। उसका एक कारण ये है कि बैड हैबिट्स तो हैं ही, फैशन के चलते, जैसे यंगस्टर में स्मोकिंग की लत शुरू में फैशन के तौर पे होता है 1 बार 2 बार, लेकिन फिर वो आदत लग जाती है और उसमें लोगों को बड़ा मजा आता है कि हम बड़े मॉडर्न हैं, स्मार्ट हैं, बट दिस इज नॉट स्मार्टनेस। इसके अलावा जो फीमेल्स में है, अब फीमेल्स में जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हुए हैं, फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है अब, वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर एक लाइफ स्टाइल डिजीज है आज की डेट में, जिसमें कि और इसके केसेस भी हम ज्यादा देख रहे हैं, इसीलिए और यंगस्टर में हो रही है। 20 साल में पहले कैंसर सुनते ही नहीं थे, लेकिन अब 20 साल की उम्र में भी उससे जल्दी भी कैंसर हो रहा है लड़कियों को। उसके कारण यही है, उसके बहुत सारे जेनेटिक भी कारण होते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जैसे देर से शादी होना, कैरियर के चक्कर में जो है, अब कैरियर इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से अभी मॉडर्न होने के चलते भी शादी देर से हो रही है, 30 साल के बाद हो रही है, फिर प्रेगनेंसी लेट हो रही है, बच्चे लेट हो रहे हैं। उसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो उसमें टाइम ही नहीं होता है फीमेल के पास कि वो घर पे बैठ के बच्चे को फीडिंग कराए, तो जॉब कैसे करे। तो ये सारे कारण है ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज होने के, ये सारे रेट जो इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी कि जो इससे नेचुरल बचने के चीजें लिए- हैं उससे डेविएट ना हो। एक लिमिट है हर चीज की, बिल्कुल। उसको आगे ना करें। सोनिया जी, इससे बचने के लिए Yes. ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्विकल कैंसर, एक Yes. तो इंजेक्शन का जिक्र आपने किया Yes. कि, लेकिन उसके लिए टाइम पीरियड कितना सही होना चाहिए सर्विकल कैंसर के लिए। दूसरी चीज की जो ब्रेस्ट कैंसर है उससे बचने के लिए किन चीजों का ध्यान रखें? यस, सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है उसका बेस्ट टाइम होता है 9 to 26 ईयर, मतलब बिफोर मैरिज वो लग जाए। मैरिज के बाद भी लगाते हैं लोग, लेकिन उसका इफेक्ट कम हो जाता है, तो ये मेन बात है। क्या उसे लगाना सेफ, मतलब सेफ Yes, नहीं कह safely सकते है, कि safely सेफ है। तो है ही, हाँ, लेकिन कितना वो प्रिवेंट करेगा आपको? जो सर्वाइकल कैंसर के एक कारण एचपीवी वायरल की वजह से होता है, तो जिसमें प्रिवेंशन जो है 70% जो कैंसर सर्वाइकल कैंसर है उसमें एक ये भी कारण है सर्वाइकल कैंसर का, तो उससे प्रिवेंशन में मदद मिलेगी। बाकी तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मैंने बताया सर्वाइकल कैंसर के अभी वो अलग एक टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो कि कॉमन कैंसर है, बचाव के लिए उसमें सबसे पहले तो लाइफस्टाइल कि अल्कोहल, स्मोकिंग है, आजकल फीमेल्स भी स्मोकिंग करती हैं, तो वो सब ना करें। इसके अलावा जो है अपना वजन ठीक रखें, क्योंकि मोटापा भी एक कारण है कैंसर का। इसके अलावा समय समय पर अपनी जांच जरूर कराएं, जैसे कि आफ्टर 40 ईयर या एट द एज ऑफ 40 ईयर से मेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें कैंसर की शुरुआत होने से पहले ही ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो कि मेमोग्राफी से हम पता लगा सकते हैं, और उसी टाइम पे अगर डायग्नोसिस हो जाए तो बहुत आसानी से बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जो है, जैसे कि जो कुछ परिवार में भी किसी के परिवार में कैंसर है, मदर को कैंसर है, तो जो क्लोजली एसोसिएटेड रिलेशन है, जैसे सिस्टर है या डॉटर है, उनको ध्यान देने की जरूरत है कि वो टाइम टाइम पे अपनी जांच कराएं। और ये
फैमिली में होने का रिस्क बढ़ जाता है अगर फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है। तो उसके लिए आजकल जेनेटिक टेस्टिंग भी होने लगी है, जिसको ब्रेका टेस्टिंग कहते हैं। उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि अगर वो पॉजिटिव है तो आगे चल के कितना रिस्क हो सकता है। तो आजकल ये सारी चीजें आ गई हैं। इसके अलावा जो अपनी जैसे शादी है तो वो टाइम पे हो जाए, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ जरूर कराएं, भले ही आप जॉब करते हैं जो भी है, लेकिन ये आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, बच्चे को तो जरूरी है ही, खुद के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 30 ईयर्स से 20 ईयर्स से हम बोलना शुरू कर देते हैं कि खुद को एग्जामिन करना आना चाहिए कि आपके शरीर में कोई भी बदलाव आपको दिख रहा है तो उसको नोटिस करें और एक बार चेक कराएं कि कहीं ये बीमारी तो नहीं है। ये बहुत जरूरी है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब हम समझे तो सतर्कता बहुत जरूरी है। Yes. और समय समय पर स्वास्थ्य का जांच बहुत जरूरी है और इसी से बचा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए भी जरूरी है क्योंकि ये कॉमन कैंसर है। तो उसमें पैप स्मीयर टेस्ट, जो कि शादी के बाद या 25 ईयर से बोलना शुरू कर देते हैं कि अपना पैप स्मीयर टेस्ट जरूर करा लें, जिससे कि उसका फायदा यही है कि इनिशियली जो भी चेंजेस होते हैं कैंसर के बदलाव के लिए वो उसमें पता चल जाते हैं, जिससे आप तभी से अपने आप को उसके लिए जो भी मेजर है वो कर सकें और आप ठीक रह सकें। ज्यादातर फीमेल्स अपने जो स्वास्थ्य को इग्नोर करती हैं, सिम्टम्स को छुपा लेती हैं, बताएंगी नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि तो घर के जो पुरुष हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको जाने और उनका टाइम से उनका भी इसमें कदम बहुत लेना ज्यादा बहुत जरूरी योगदान है। है। आप इतना पैसा इधर उधर खर्च कर देते हैं, अपनी बेटी को, बहन को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन एटलीस्ट आपको, लेकिन एक आप उसको चीज- बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं कि वो जरूर सर्वाइकल कराएं। कैंसर का आप Yes. जिक्र कर रही है, ये इससे कितने स्टेज में हम लगवा सकते हैं? जरा इसको भी हमें जान लेना चाहिए इसकी कि 3 डोजेज three doses होते हैं। और 14 ईयर्स तक, 9 to 14 ईयर्स में 2 डोजेज ही सफिशिएंट होती है। उसके बाद 3 डोज ठीक है। की जरूरत पड़ती है, 0, 1 और 6। ठीक मतलब है। 6 मंथ में ये कंप्लीट हो जाता है। जैसे बाकी वैक्सीनेशन है ऐसे ही ये है। विमल जी, नेचुरल फार्मिंग को लेकर सरकार की योजनाओं का भी जिक्र अब कर लेते हैं और इसी के साथ साथ जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उस पर क्या ध्यान रखते हैं, कैसे उस पर काम कर रहे हैं? देखिए, सरकार मोदी जी हो, योगी जी हो, बहुत प्रमोट कर रही है कि इस समय मोटे अनाज को लेकर, चाहे वो देश हो विदेश हो, अवेयरनेस मोटे प्रोग्राम अनाज, मिलेट्स। मोटे अनाज को और लेकर और अभी नेचुरल देखिए- फार्मिंग को लेकर, प्राकृतिक खेती को लेकर काफी जोर दे रही है। और देखिए, परीक्षा पे चर्चा के दौरान जब पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों से बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स जो हम इसे कहते हैं, और इसे सरकार बढ़ावा दे रही है इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। पर मैम, मोटे अनाज को शुद्ध भी तो होना चाहिए। हम बिल्कुल। कुछ भी खाएं, सबसे पहले चीज है शुद्ध होना चाहिए, चाहे वो पानी हो या मोटा अनाज हो या कोई भी अनाज हो। सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि जो भी हमारे अंदर जा रहा है वो शुद्ध होना चाहिए, ये सबसे पहले जरूरी है। और इस समय जो सबसे, देखिए अभी हम लोग ये देख ही रहे हैं कि पानी को लेकर कितनी बड़ी किल्लत पूरे विश्व में चल रही है। इंडिया के ही कई स्टेट्स एक तरीके देखा जाए पानी को लेकर बिल्कुल ही, अगर कंडीशंस उनकी देखी जाए, बिल्कुल नील हो चुके हैं। और साउथ तो में तो जो कंडीशंस है वो शायद हम में से मैक्सिमम लोग जानते ही है। सेम खाने को लेकर जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है, अगर हम देखें सभी प्रोडक्ट जो मिलावट के दौर में चल रहा है इस समय, कोई मैक्सिमम से, अभी मैं किसी का कोई टारगेट नहीं करना चाहूंगा, पर अगर मैं मार्केट में हूं, मेरे पास अगर मैं कुछ भी खरीदने जा रहा हूं तो क्या मेरे पास अभी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो मैं शुद्ध रूप में खरीद सकूं कि भाई ये मैं खा रहा हूं और ये शुद्ध है? तो वो मेरे पास अभी ऑप्शन ही नहीं है कि मैं अपनी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को आखिर मैं दे के क्या जा रहा हूं। तो कम से कम मेरे पास एक चीज तो होना चाहिए कि पानी पीने के लिए पानी और खाने के लिए मेरे को शुद्ध खाना, ये 2 चीज मुझे मिल जाएं और मैं अपने आने वाली पीढ़ी और अपने सभी भाइयों को कम से कम इस चीज को एक हैंडओवर करके हम लोग जा सके कि भाई आपके लिए एक शुद्ध खाना तो मौजूद है। अभी तो हम लोग पैसे खर्च करने के बाद भी एक शुद्ध खाने को हम ले ही नहीं पा रहे। बाजार में जाते हैं तो उसमें कहते हैं कि इसमें ये केमिकल लगा हुआ है, इसमें ये ऐसा मोम लगा हुआ है, इसमें इतना पेस्टिसाइड लगा हुआ है। मतलब हाँ, कुछ मैं ऐड ऑन एक- करना चाह रही yes, हैं? जी। ये आप ठीक कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती को हम बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। मैं ऑर्गेनिक का सपोर्ट कभी नहीं करूंगा, मैं नेचुरल खेती को Natural सपोर्ट खेती। करूंगा। यही तो दो ऑर्गेनिक confusion था एंड जिससे नेचुरल, Organic तो को ही corporate शायद की देन है। नेचुरल कहा जाता है, लेकिन
गवर्नमेंट तो अपनी सारी योजनाएं सब कुछ करती है, लेकिन पब्लिक को अवेयर होना बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए सेंसिटिव होना, स्पेशली बच्चों को हम पहले से ही ये सारी चीजें बताएं कि क्या चीजें उनके लिए खराब हैं, क्या चीजें ठीक हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो। जैसे पहले लोग करते थे वो सारी चीजें फिर धीरे धीरे वापस आ रही हैं, लेकिन उसमें लोगों को इतना समय ही नहीं है आजकल कि वो अपने बच्चों को भी ठीक से सारी चीजें बताई जाएं। तो यंगस्टर जब तक एजुकेट नहीं होंगे, और बच्चे कुछ जिनकी लाइफ निकल चुकी है वो तो निकल चुकी है, वो देख चुके हैं, लेकिन अब आगे के लिए क्या करना है, यंग जनरेशन को सारी चीजें उसके बारे में अवेयर करना बहुत जरूरी है, जिससे वो वापस अवेयरनेस जरूरी है। लेकिन विमेन लौट सके वो। नेचुरल फार्मिंग का हम जिक्र कर रहे हैं, आपने कहा कि मैं इसे प्रमोट करूंगा ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में, लेकिन इंसान मतलब हम सब यहाँ जो लोग बैठे कितने सेफ हैं? एप्पल खरीदने जाते हैं, फ्रूट्स का हम जिक्र कर लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, दाल मिलती है जो दुकानों पर, कोई भी प्रोडक्ट उसमें ऐसा मिलावट है, ऐसी चीजें जो पहचान पाना भी मुश्किल होता है, तो उससे कैसे बचेंगे फिर हम? मैम, इसको एक भरोसे के साथ ही किसान भाइयों के साथ ही मिलकर काम करा जा सकता है। ये बात फैक्ट है कि अभी इस समय जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है प्रैक्टिकली, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, या वो मॉल हो या नीचे हो या किसान मंडी कहीं भी, सभी में मैक्सिमम, अगर मैं बहुत ही एक होता है ना सुई की नोक के बराबर प्रोडक्ट को छोड़ दूं, कुछ जगह ऐसी भी है जहां शुद्ध प्रोडक्ट मिल पा रहा है, पर वो लोगों की पहुंच से अभी यानी प्रॉपर तरीके से मार्केट में है ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि पब्लिक बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ लोग हैं मैम, खाना सभी के लिए बहुत जरूरी है। और इसको एक ऐसा नहीं अभी जैसे कि मैम ने बोला कि ठीक है अभी भाई यंग को जो एजुकेट होना चाहिए, सब चीज है। गवर्नमेंट एक पेरेंट्स की तरह है। पेरेंट्स अगर कोई बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, तो उसको ये नॉलेज नहीं है। हम लोग एक आम जनता है, गवर्नमेंट हमारे पेरेंट्स की तरह है। अवेयरनेस शुरुआत में उन्हीं को देनी पड़ेगी। इसी बात के लिए हमने उनको एक जिम्मेदार पदों पर बैठाया है वोट देकर। हम लोग हर बार इंतजार करते हैं किसी न किसी माध्यम से कि भाई आप एक जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, गवर्नमेंट हो, नेतागिरी हो, या फिर कोई एक बड़े सीएम या पीएम के पद हो। हम लोग को वोट देके कम से कम अपने अधिकारों के लिए जो जिससे वो, और ये है भी नेचुरल चीजों को प्रमोट लगातार करते, क्योंकि मैंने इससे पहले भी प्रमोट के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। खाली बात करने से काम नहीं होता, करने से होता है। तो जरा आप मुझे ये समझाएं कि क्या इसे देखते, इसे लेकर विशेष प्रावधान क्या कुछ है? मैम अभी तो मैं अगर मैं 1% भी नहीं कह सकता इसको लेकर प्रावधान, तो बस अभी एक प्रमोशन ही चल रहा है। पर अगर मैं इम्प्लीमेंट की बात करूं तो खाली अभी बातें ही हैं, बहुत ही एक मिनिमम स्तर पे चीजें हो रही हैं। जिस लेवल पे इसको प्रमोट करने की जरूरत है, हम चुनाव को भी प्रमोट करते हैं, 5 साल में होते ही हैं, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। करना तो होता ही है ना कि 5 साल में ये करना है, वोटिंग 140 करोड़ लोग करते ही है ना, तो उसमें हमें इसको भी एक बहुत प्रायोरिटी पे लेते हुए, क्योंकि इसको हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते कि भी आने वाले 10 साल में करेंगे। अगर मैं अभी मैंने अपना पैदा हुआ हूं, तो मुझे बनने से पहले कम से कम इस बात का ऐसा नहीं कि मैं 20 साल का था तब से लेके सुन रहा हूं, और जब मैं 60 साल का हो गया तब तक मैं सुन ही रहा हूं। सुनने से काम नहीं होगा, करने से होता है। 5 साल एक बहुत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम कंट्री उदाहरण है, आज दुबई को ही आप ले लीजिए। अगर मैं 5 साल पहले का दुबई की बात करूं और उससे 10 साल पहले की दुबई की बात करूं, तो आप लोग तो जानते ही हैं कि दुबई का समय स्तर किस लेवल पे बना हुआ है। अमेरिका भी है, चीन भी है, हांगकांग वगैरह सभी कंट्रियां हैं, पर दुबई ने एक सोच के तहत जिस लेवल पर उसने अपने आप को ग्रो किया, तो उसने कोई 20 साल का इंतजार नहीं किया। अगर कोई भी चीज है, ताकत है, गवर्नमेंट के पास पूरी ताकत है। ऐसा नहीं है अगर भारत का लोकतंत्र बहुत बड़ा है, ठीक है ना, अगर वो कंट्रोल करना चाहें, रूल की बात आती है, तो अगर मैं कहूं अगर कुछ भी चीज होती है कि अगर उनको अभी पर्सनल लेवल पर अगर कुछ भी करना है, तो जो काम 1 साल में होने होते हैं वो 2 दिन में हो जाते हैं। बस ट्रंप या ब्लिंकन के आने की दे रहे हैं इंडिया में, तो जो काम 1 साल में डेवलपमेंट होते हैं वो भी 2 दिन के अंदर होते हैं। तो इसी चीज को अगर हम लोग अपने मुद्दों को भी, बेसिक मुद्दों को पकड़ लें, पानी को लेकर और किसानों को लेकर, तो ये चीज तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें 5 साल या 10 साल लग जाएंगे। आप जमीनों को ठीक करना चालू करें। कुछ जमीनें ऐसी है जो 6 महीने से ठीक हो सकती है, कुछ जमीनें ऐसी हैं जो 5 साल से लेकर 7 साल भी लेंगी ठीक होने में। पर ऐसा नहीं है कि उन्हें हम बंजर की तरफ नहीं छोड़ सकते। जब भूमि बंजर ही हो जाएगी तो फिर आप लोग खाएंगे क्या? तो वर्किंग तो इसको प्रायोरिटी लेते हुए, आज अगर हम लोग डैम है, पानी मैक्सिमम बारिश आती है, बाढ़ भी आती है, सब कुछ आता है, पर वो पानी बह बह के समुद्र में चला जा रहा है। तो हमें नहीं लगता कि हमें नदियों पे सबसे पहले डैम बनाकर और जगह जगह हमें उसका चेक डैम बनाते जानी चाहिए, जिससे कम से कम नदियों का जल स्तर बढ़े। जब मीठा पानी रुकेगा बारिश का उसमें, और उसको जो नदियों के ट्रीटमेंट है, तो उसको जितने भी हमारे अधिकारी गाड़ी या जो भी चीज है उसको ट्रीट करके जब नदी का जल स्तर बढ़ेगा, तो जो सूखे की समस्या है किसी हद तक हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं इस चीज के लिए 20 साल का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि वोट मैंने 5 साल के लिए दिया है और मेरा अधिकार 5 साल के से पहले है। तो देखिए आपने इसका जो जवाब दिया वो कितना सटीक और
कह सकते हैं कि बहुत सही कि तालियां बज गई। आत्मनिर्भर भारत का हम जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर सोनिया, और अगर मेडिकल का क्षेत्र हम देखें तो मेडिकल के क्षेत्र में जीत तभी होगी जब दूर दराज तक हर एक इंसान तक वो जो सरकार की योजनाएं वो पहुंच जाए, सही तरीके से पहुंचे, और ऐसा पहुंचे कि उन्हें कभी सोचना ना पड़े अपने स्वास्थ्य की चिंता को लेकर। तो अगर सरकार की योजनाओं का हम जिक्र करें उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोगों तक पहुंच रही है, आप उसे कैसे देखती हैं? और जो दूर दराज लोगों तक हो या फिर रूरल का हम जिक्र कर ले, तो वहां लोगों को कैसे सुविधाएं मिल रही है कैंसर के मद्देनजर? कैंसर के जो ट्रीटमेंट तो जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो ज़्यादातर वो टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट मेट्रो सिटीज़ तक ही या शहरों में ही अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये हमारे देश की थोड़ा सा प्रॉब्लम कह लीजिए कि जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, पुअर लोग हैं, गांव में रहते हैं, उन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है वो शहरों में उपलब्ध है। अब वहां तक ये डिस्पैरिटी है जिसमें कि इस जो वर्ल्ड कैंसर डे भी हम लोग बनाते हैं आगे फूड पे डिस्कस करूंगी। Yes. लेकिन Yes. हमारे साथ डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा जो कि लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो गए, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उनका भी वेलकम करती हूँ। और लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ अनुराग मेहरा जी कहते हैं, मल्होत्रा जी कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, अगर आप तक आवाज जा रही है, अगर आप हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास को आज आप कहां देखते हैं? शायद हमारे कनेक्ट हो रहे टीम, जरा बताएं, कुछ इश्यू है तो अब इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हाँ मैम, आप प्लीज अपनी बात पूरी करें। जो स्वास्थ्य की बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो गांव में है और शहरों में डिस्पैरिटी है, ये वो सबके लिए समान अभी उपलब्ध नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि सारे लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं एक समान रूप से उपलब्ध हों। उसके लिए सरकार की योजनाएं भी हैं और खुद भी ग्राउंड लेवल पे ये काम करना होगा कि लोगों को हम ट्रेन करें। जैसे आशा वर्कर होती हैं, गांव जो आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या डिस्पेंसरीज हैं, वहां पे लोगों को ट्रेन किया जाए और इन सारी चीजों के बारे में स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाए। स्पेशली मैं जैसे सारी ही चीजों के बारे में, बट कैंसर के बारे में भी जरूरी इसलिए है क्योंकि कैंसर एक रोग ऐसा है। तो क्या क्या हमारे इसके कारण है, क्या बॉडी में ऐसे चेंजेस हैं, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में लोगों को बताना, सरकार की सुविधाओं के बारे में बताना, कहाँ पे ये इलाज उपलब्ध हो सकता है उसके बारे में बताना लोगों को बहुत जरूरी है, जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें और अगर बीमारी है तो सही जगह पे जाके अपना इलाज करा सकें। और सरकार ने जो भी योजनाएं और जो भी सहायता प्रदान की जाती है डिफरेंट फंड्स के रूप में, वो उसका लाभ ले सकें और इस बीमारी से लड़ने में उनको मदद मिल सके। इसके अलावा सोशल भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम सभी की कि कैंसर के पेशेंट को डीमोरलाइज ना करें, उनसे दूर ना रखें अपने आप को। उनको एक सहयोग की फाइनेंशियल सपोर्ट ही हमेशा जरूरी नहीं होता है, मेंटली सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी कैंसर के रोगी को और उसकी फैमिली को जरूरत होती है कि आप उसको कम से कम ये विश्वास दिलाएं कि ये रोग ठीक हो सकता है और हम सब उसके साथ हैं, उसको इस लड़ाई में जीतने के लिए और पूरे तरीके से अपना इलाज कर सके और ठीक हो सके, क्योंकि वो भी समाज का वैसा ही एक हिस्सा है जैसे हम सब लोग हैं। कैंसर के लोगों को लोग कितनी बार मरीजों को अलग थलग कर देते हैं कि इनकी फैमिली में कैंसर हो गया, अब इससे कोई रिश्ता ना रखें, या फिर ये दूसरे फैमिली मेंबर्स को होगा तो इससे अलग रहें। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी वैसे ही हैं जैसे हम लोग सब हैं। तो उनको सपोर्ट की जरूरत है हर तरीके से, जिससे कि वो भी इस समाज में ठीक होने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से वैसे ही जी सकें जैसे हम सब लोग जी रहे हैं। अब नेचुरल फार्मिंग जो है वो देश की प्रगति में, ग्रोथ में कैसे मदद कर सकती है? देखिए, जैसे कि अभी मैं उसमें पहले भी बताया, जो अभी हमारा संगठन है, क्योंकि शुरुआत तो किसी को करनी ही होती है, एक शुरुआत करी गई है। इसकी शुरुआत जैसे 5 साल पहले हुई थी कुछ व्यापारियों को लेकर। जैसे मैं अपना आगरा से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे उसमें है,
तो पहले कुछ आगरा से कुछ संगठन जोड़े गए, इसमें कई सारी एक टीमें बनाई गई हैं। उसमें कुछ जो टीमें हैं वो किसानों से पूरा संवाद कर रही हैं कि उनकी समस्या क्या है प्रैक्टिकली लेवल पर। ऐसा नहीं कि और हर स्टेट की अपनी अपनी समस्याएं हैं, कहीं पानी को लेकर है, कहीं मिट्टी को लेकर है, कहीं कुछ है। तो वो एक हम लोग देखिए एज अ कॉर्पोरेट, ठीक है, वैसे तो कॉर्पोरेट को एक बढ़िया बढ़िया संज्ञा दी जाती है, वो किसी से भी नहीं है, वो भी देखना ही पड़ रहा है। पर होता क्या है कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, पोलियो जो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या थी, बिल गेट्स जो अमेरिका से अपने बिलोंग करते हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो भारत से पोलियो को हटाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कॉर्पोरेट, किसान और सरकार जब एक संग एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा कि हम लोग प्रगति किस माध्यम आने से, की जरूरत है, तीनों को एक साथ आने की जरूरत है। उसके लिए जो माध्यम होता ठीक है। वो कॉर्पोरेट होता है, ये बात पूर्णतः सत्य है। ठीक है, किसान एक लेवल तक या जिसकी जिस लेवल पे पहुंच है बिल्कुल वो वहीं तक एक संवाद कर सकता है। जैसे कि अभी भाइयों ने कहा कि भाई हम लोग, भाई ठीक है, प्रधान जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत प्रमुख हैं, डीएम लेवल तक भाई, और उस लेवल तक भी पहुंचने में हालत खराब हो जाती है। पर एक हमें प्रॉपर बात, अपनी बात रखने के लिए बिल्कुल। एक बड़े स्तर पे कॉर्पोरेट का आना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि जो एक, चाहे हम लोग अगर स्टेट की बात करें या फिर हम लोग सेंट्रल की बात करें, तो जब तक एक बड़ा कॉर्पोरेट प्रॉपर एक सही इंटेंशन के साथ, जब तक सभी लोगों के साथ में, अगर वो सही इंटेंशन के साथ में सरकार और उनके बीच में माध्यम बन रहा है, आम जनता के बीच में, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आम जनता की, आम किसान की, मैं उन लोगों धरना सेठों की बात नहीं कर रहा जो एक अपने एक लेवल पे बैठे हुए हैं और उन्होंने तो अपने पर्सनल नेचुरल फार्मिंग को लगा रखी है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो खरीदने का आज उनके पास कुछ है ही नहीं कुछ सोचने के लिए, वो सोच ही नहीं पाते हम अपने अगर स्ट्रगल के ऐसे बाद। समझे तो मिलकर काम करने की जरूरत है, मिलकर काम बिल्कुल। करने की जरूरत है। उसमें एक कॉर्पोरेट लेवल बनाना ही होगा, ठीक है। कि वो कॉर्पोरेट लेवल जो जनता के लिए और जो आम जनता के लिए और आम किसान के लिए काम कर सके। अपनी तिजोरियों को बनने के लिए हमें कोई नंबर 1 इंडिया में नहीं बनना कि हेलीकॉप्टर से चलना है। हमें वो करना है कि किसानों को जिस दिन मैंने हेलीकॉप्टर में बैठा दिया वही हमारे और एक संगठन बार success फिर है। से आपके लिए तालियां बज गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस सेशन में बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की गई।